हेलो स्टूडेंट्स, हम आज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जब इससे क्वेश्चन आता है तो मेनली ड्रग मतलब कौन सी ड्रग का एग्जाम्पल क्या है या फिर किस ड्रग का क्या यूज है, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो आज हम इन्हीं बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ड्रग किस काम में आती है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स में ले रहा हूं एंटासिड्स, ठीक है ना। सबसे पहले ड्रग के बारे में हम बात करेंगे आज, एंटासिड्स के बारे में। क्या होता है ध्यान से सुने। बेसिकली स्टमक में जब जरूरत से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है तो स्टमक में पेन और जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तब उस केस में एंट एसिड वाली ड्रग्स का हम यूज करते हैं, हाँ या ना। और ये एंट एसिड जो है वो जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाती है। तो एंट एसिड्स का बेसिकली जो यूज है बेटा वो एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, हाँ या ना। पहले पुराने टाइम में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मतलब ये एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता था, एंटासिड की फॉर्म में इसको यूज किया जाता था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे अपन कहते हैं, ये एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता था। और उसी टाइम में जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर भी ये हम एंटासिड की तरह यूज करते थे। बट बेसिकली जब अपन ज्यादा से ज्यादा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते थे तो बेसिकली ये जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सॉल्युबल होता है और उस वजह से स्टमक को एल्कलाइन बना देता है। क्या बना देता है? ये खुद एल्कलाइन है तो स्टमक को क्या बना देता है? एल्कलाइन। अब जब स्टमक एल्कलाइन हो जाएगा तो और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस वो करेगा, क्योंकि जो एल्कलाइन हुआ है एसिड उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, तो फिर बाद में और ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, हाँ या ना। इसलिए अपन एक्सेसिव यूज नहीं कर सकते सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए। तो उस समय ज्यादा बेटर अल्टरनेटिव ये था कि आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर यूज करो, बिकॉज दीज आर इनसॉल्युबल, हाँ या ना। ये इनसॉल्युबल होते हैं तो इनसे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता था। बात समझ आ रही है। लेकिन आज के टाइम में तो बहुत नई नई ड्रग्स आ गई है एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए, बहुत सारे एंटासिड्स आ गए हैं। जैसे ये सबसे पहला देखिए हिस्टेमाइन। हिस्टेमाइन जो है वो भी एक बढ़िया एंटासिड है। सिमेटिडीन, रेनेटिडीन, ये सारे एंटासिड्स हैं जो हम आज बिल्कुल न्यू हमारा जो जमाना है उसमें अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। हिस्टेमाइन, सिमेटिडीन और रेनेटिडीन। और सिमेटिडीन को बेटा टेगामेट भी कहा जाता है और इसको ज़ेंटेक भी कहा जाता है। ये इनके ट्रेडमार्क्स हैं, है ना, ये इन मेडिसिन के ट्रेडमार्क्स हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखो मैंने जितना आपको बताया उतना सारा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत लिमिटेड बातें मैं आपको बताऊंगा और वही आपको ध्यान रखनी। मुझे पता है बहुत ज्यादा बोरिंग चैप्टर है ये, आपको बिल्कुल भी याद नहीं होने वाला, इसलिए मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपके काम का है, इसलिए उसी पर ध्यान देना केवल। तो एंटासिड्स के बारे में पहले तो ध्यान रखना है कि एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाला है। फिर इसके एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटासिड। तो वहां आपको ध्यान रखना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटासिड्स हैं। इसके अलावा हिस्टेमाइन, सिमेटिडीन, रेनेटिडीन, ये एंटासिड्स हैं। तो ये अपना एंटासिड्स के बारे में मैंने आपको बताया। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। तो आप केवल एंटासिड के बारे में अगर इतना सीख गए तो आपका काम बन जाएगा। आइए अब हम अगली ड्रग की ओर बढ़ते हैं। देखो बस इतना ही पढ़ा है अपन ने। एंटीहिस्टामाइंस के बारे में बात करते हैं। एंटीहिस्टामाइंस को अपन एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। सर ये बात तो समझ आ गई, अपन एंटीहिस्टामाइन पढ़ रहे तो कुछ नहीं समझ आ रहा था, बट अगर अपन ने एंटी एलर्जिक ड्रग पढ़ा तो ये पता चल गया कि एलर्जी को मतलब एलर्जी को खत्म करने के काम आएगा, हाँ या ना। अब बेसिकली बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर एलर्जी हो रही है तो वहां हिस्टामाइन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, और उसकी वजह से आप देखते हैं कि कुछ रेड रेड टाइप हो जाता है अपने,
ठीक है ना, आपकी स्किन पर कुछ रेड टाइप हो जाता है, ब्लड वहां आकर थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है, तो वो उस टाइम बेसिकली बॉडी के जिस पार्ट में एलर्जी हुई है वहां हिस्टामाइन प्रोड्यूस हुआ है। अब उस हिस्टामाइन को हमें खत्म करना है, तो उसके लिए क्या लिया जाता है, एंटीहिस्टामाइन यूज किया जाता है, हाँ या ना। अब एंटीहिस्टामाइन को अपन एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एलर्जी के ट्रीटमेंट के काम आती है, हाँ या ना। और जो मेनली एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं वो है आपके सामने ब्रोमफेनेरेमाइन, जिसे अपन जिसका ट्रेडमार्क है वो डाइमटेप भी कहा जा सकता है या फिर डाइमटेन भी कहा जा सकता है। तो इन ट्रेडमार्क के साथ भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि ब्रोमफेनेरेमाइन जो है ये एक एंटीहिस्टामिन है, एंटी एलर्जिक ड्रग है। इसके अलावा इसी में दूसरा एग्जांपल है बेटा टेरफेनेडिन, हाँ या ना। टेरफेनेडिन भी एंटीहिस्टामिन है, ये भी एंटी एलर्जिक ड्रग है, मतलब जब कभी भी एलर्जी होती है तो इसको भी यूज किया जा सकता है। उसका ट्रेडमार्क है बेटा सेल्डाइन, हाँ या ना। तो ये अपन ने बात की बेटा एंटीहिस्टामिन्स के बारे में, एंटी एलर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो एंटीहिस्टामिन के साथ अगर आप एंटी एलर्जिक ध्यान रखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा कि एंटीहिस्टामिन्स वास्तविकता में क्या है। इन्हें अपन एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, हाँ या ना। जिनके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल ध्यान रखने बेटा, ब्रोमफेनेरेमाइन एक तरह का एंटीहिस्टामिन है और टेरफेनेडिन एक तरह का एंटीहिस्टामाइन है, हाँ या ना। बस इतनी बातें आपको यहां पता होनी चाहिए। आइए अगली ड्रग के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना। अब मैं आपको बताने वाला हूं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के बारे में, हाँ या ना। सर ये क्या होती है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स? बेटा जो रिसेप्टर से नर्व, ध्यान देना बेटा, दीज अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। बात समझ आ रही? नर्व से रिसेप्टर की जो मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म को अफेक्ट करने वाली ड्रग को अपन क्या कहते हैं बोलो? ट्रैंकुलाइजर्स, एनाल्जेसिक, ये दोनों एग्जांपल है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के, हाँ या ना। मतलब कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है, सीधी भाषा में बिल्कुल बात बोल रहा हूं भैया, जो पेन किलर्स होती है ना, इसके अलावा जो फीवर को खत्म करने के काम आती है, जिन्हें अपन एंटीपायरेटिक भी कहते हैं, हाँ या ना, जिनसे फीवर में रिलीफ मिलता है, जिससे पेन में रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस, मेंटल डिसीज वगैरह जो समस्याएं होती हैं, बस उनके लिए यूज में आने वाली ड्रग्स को ही कहते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। समझ आ गई बात? अब सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में और फिर एनाल्जेसिक के बारे में। ये दो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि सर ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं। आओ देखें बेटा, ट्रैंकुलाइजर्स जो हैं इनका यूज बेसिकली जब बहुत ज्यादा टेंशन वगैरह होती है किसी को, या फिर मतलब मेंटल डिसीज जो समस्याएं होती हैं, ठीक है ना, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है, हाँ या ना। तो यूज टू ट्रीटमेंट स्ट्रेस एंड मेंटल डिसीज। बात समझ आ रही है? तो जब कभी आपको ऐसी समस्याएं हो तो आप इस प्रकार की ड्रग्स ट्रैंकुलाइजर्स का यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। चलिए, तो पहले ध्यान रखा जाएगा कि ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं? ऐसी ड्रग्स जिनका यूज स्ट्रेस, मेंटल डिसीज, हाइपरटेंशन वगैरह इन सब के लिए यूज किया जाएगा, मतलब इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं बोलो? ट्रैंकुलाइजर्स। जैसे पहला मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि ये नोराड्रेनालिन, ये एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो अपनी बॉडी में मूड चेंज करने के काम आता है। कभी कभी मूड खराब हो तो ये मूड चेंज करने के काम आता है ये हार्मोन, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं नोराड्रेनालिन। ठीक, ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन जब कभी नोराड्रेनालिन का बॉडी में लेवल कम होता है तो आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। बात समझ आ रही है? और उस केस में जब इसका लेवल कम रहता है तब उस केस में हम मतलब किसी व्यक्ति के ट्रीटमेंट के लिए उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं। क्या देते हैं? उसके डिप्रेशन को खत्म करने के लिए क्या देते हैं बोलो? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं। और मेनली जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं वो हैं आइप्रोनियाजिड और ये फिनेलजाइन, और फिनेलजाइन को अपन नार्डिल भी कह सकते हैं, हाँ या ना। तो ये इप्रोनाइजिड आप यूज कर सकते हैं या फिनेलजाइन यूज कर सकते हैं। मानता हूं नाम थोड़े से अजीब से हैं, बट थोड़ा एक दो बार याद करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, हाँ या ना।
पर जितना मैं बता रहा हूं उतना याद कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि चैप्टर काफी बड़ा सा खुला हुआ है आपके सामने और उसमें बहुत सारी ड्रग्स के नाम हैं, बहुत सारी ड्रग्स के नाम हैं, किसको किसको किसके साथ याद करें, किसको किसके साथ नहीं याद करें, कितनी बार याद करें, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो बस आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना सुने। तो सबसे पहले ट्रैंकुलाइजर में आपने सीखा कि नोराड्रेनालिन, पूछा जा सकता है भैया कि नोराड्रेनालिन एक प्रकार का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। बात समझ आ रही है? इट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जो अपने मूड चेंज करने के काम आता है, हाँ या ना। लेकिन जब कभी इसका लेवल कम रहता है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, बोलो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, क्योंकि आदमी डिप्रेशन में आ जाता है फिर, ठीक। तो डिप्रेशन के लिए ऑब्वियसली बात है एंटी डिप्रेसेंट यूज करेंगे। अब इसके लिए याद रखना भैया, इप्रोनाइजिट और फिनेलजाइन, फिनेलजाइन को नाडिल भी कहते हैं। तो इन दोनों ड्रग्स के नाम याद रखो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में है ये ट्रैंकुलाइजर्स ही, बट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहलाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए काम आती है। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट, स्ट्रेस का ट्रीटमेंट या फिर वो सब मेंटल डिसीज वाले में ट्रैंकुलाइजर्स यूज होते हैं। और कुछ ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में आपको बताता हूं। क्लोरडाइएजिपोक्साइड, क्लोरडाइएजिपोक्साइड ले लो या ये मेप्रोबेमेट ले लो, ये दोनों भी ऐसे ट्रैंकुलाइजर्स हैं जिनका यूज बेटा टेंशन से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है, हाँ या ना, टेंशन में राहत पाने के लिए किया जाता है, टेंशन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। हालांकि है ये ट्रैंकुलाइजर्स ही, हालांकि इनका स्पेसिफिक यूज भी है कि क्लोरडाइएजिपोक्साइड हो, मेप्रोबेमेट हो, इन दोनों का यूज किसमें करना है, बोलो टेंशन को रिलीव करने में किया जाता है, ठीक। एक और ड्रग की मैं बात कर रहा हूं आपसे, इक्वानिल। क्या बात कर रहा हूं बेटा, इक्वानिल, हाँ या ना। इक्वानिल का यूज भी एक तरीके से डिप्रेशन और हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, हाँ या ना। जब कभी आदमी डिप्रेस्ड होता है, जबकि उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, तब उस केस में आप इक्वानिल यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरह का ट्रैंकुलाइजर्स है, हाँ या ना। तो ये भी एक ट्रैंकुलाइजर है जिसका यूज जो है वो डिप्रेशन और हाइपरटेंशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, हाँ या ना। और भी कुछ ट्रैंकुलाइजर्स हैं, उनके बारे में बात करूंगा, जैसे बारबिटूरेट्स। ये क्या होते हैं सर, बेटा एक एसिड होता है बारब्यूटेरिक एसिड। सर ये कौन सा एसिड है, आज तक तो नाम नहीं सुना इसका, बेटा ऐसा एसिड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पहली बार सुना होगा, अगर आपने तो ध्यान से देखो, इसको कहते हैं बारब्यूटेरिक एसिड। समझ रहे हो बात को? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना होता है, इसे कहा जाता है बेटा बारब्यूटेरिक एसिड, ठीक है ना। इसमें एक और नाइट्रोजन लगाएंगे अपन, इसमें यहां लगा देते हैं, चलो बीच में एक और NH लगा होता है, इसे कहते हैं बारब्यूटेरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये कहलाता है बेटा बारब्यूटेरिक एसिड, ठीक। और ये सब जो हैं वेरोनेल, एमाइटेल, नेम्ब्यूटेल, न्यूमिनेल, ये सब बारब्यूटेरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ये भी ट्रैंकुलाइजर्स हैं और ये ऐसे ट्रैंकुलाइजर्स हैं जिनका यूज हाइप्नोटिक मतलब नींद लाने के लिए किया जाता है, हाँ या ना। हाइप्नोटिक को हिंदी में कहते हैं निंद्रा कारक, हाँ, जिससे नींद आ जाए। बात समझ आ रही है? तो बारबिटूरेट्स एक तरह के हाइप्नोटिक हैं, ऐसे ट्रैंकुलाइजर्स हैं जो हाइप्नोटिक की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जिनके एग्जांपल्स है आपके सामने वेरोनेल। वेरोनेल का तो बेसिकली स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं, जो आसान स्ट्रक्चर होंगे वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी जो आपसे याद नहीं होने वाले वो तो मैं बताऊंगा भी नहीं। जो आपसे याद ही नहीं हो वो क्या काम का। यहां पर 2 इथाइल लगा दो, बस। क्या करना है, ये था बारब्यूटाइरिक एसिड। बारब्यूटाइरिक एसिड के स्ट्रक्चर में आप क्या करो, जिस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे वहां से दोनों हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दो, बोलो दोनों इथाइल। तो इसे कहा जाता है बेटा वेरोनेल। क्या कहा जाता है इसे, वेरोनेल। समझ आ रही बात? ये वेरोनेल के नाम से जाना जाता है, ठीक।
अब मेरी बात पे ध्यान देना, ये बारबाइटरेट्स जो होते हैं ये सारे के सारे ही है तो ट्रैंकुलाइजर्स, बट इनका यूज जो है वो हाइप्नोटिक के रूप में आप यूज कर सकते, क्योंकि जब कभी बहुत ज्यादा टेंशन वगैरह होती है तो फिर आदमी को सुला दिया जाए तो उसकी टेंशन अपने आप रिलीफ हो जाती है, ठीक है ना। तो वेरोनॉल, एमाइटेल, नेम्ब्यूटेल और न्यूमेनेल, ये सब ऐसे हैं जिन पे पीछे आपको लग रहा होगा एल 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 सब में लगे हुए हैं, हाँ या ना। वेरोनेल, एमाइटेल, नेम्ब्यूटेल और न्यूमेनेल, ये सब बारब्यूटेरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं और इन्हें भी अपन किसके रूप में यूज कर सकते हैं, बोलो, ट्रैंकुलाइजर्स की फॉर्म में। नेक्स्ट, ये कुछ और भी ट्रैंकुलाइजर आपके सामने लिखे हैं ना, वेलियम एंड सेरोटोनिन, हाँ या ना। वेलियम और सेरोटोनिन ये भी ट्रैंकुलाइजर्स हैं, इनका यूज भी आप स्ट्रेन, मेंटल डिजीज वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं, हाँ या ना। तो देखो, हालांकि हमने ट्रैंकुलाइजर्स में बहुत सारी ड्रग्स के बारे में बात कर ली है, सर इतना कैसे याद रखा जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा। धीरे धीरे मैंने जिस स्टेप में आपको याद करवाया है वैसे ही आप याद कीजिए। मैंने जैसे आप कहानी बनाइए एक तरीके से, ठीक है ना, कि ट्रैंकुलाइजर्स का यूज स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, मेंटल डिसीज इनके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। फिर एक हमारी बॉडी में एक नोराड्रेनालिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका यूज जो है वो किसके लिए किया जाता है, मूड चेंज करने के काम आता है वो, हाँ या ना। अब जब उसका लेवल कम रहता तो आदमी डिप्रेस्ड, और डिप्रेस्ड तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, हाँ या ना। और इसके नाम याद रखना, एप्रोनाइजित और फिनेल्डाइन। यहां से आगे बढ़ना, आगे बढ़ते ही आपको क्या मिलेगा, आगे बढ़ते ही आपको मिलेगा टेंशन रिलीफ करने का फॉर्मूला। टेंशन कैसे रिलीफ करेंगे, आओ ये दवाई ले लो, क्लोर डाइएजिपोक्साइड और मेप्रोबेमेट, ये आपकी टेंशन खत्म कर देगा, हाँ या ना। टेंशन खत्म नहीं हुई उससे पहले आदमी फिर डिप्रेस्ड हो गया, फिर हाइपरटेंशन हो गया। अब उस डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को खत्म करने के लिए इक्वानिल यूज किया जाना है। क्या यूज किया जाना है, इक्वानिल। फिर आदमी को सुलाना भी है, जब आदमी को सुलाना है तो हाइप्नोटिक यूज करो, बारबाइटरेट्स जो कि बारबाइटरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, हाँ या ना। जब अपन हाइप्नोटिक यूज करेंगे तो आदमी को बढ़िया से नींद आ जाएगी, हाइप्नोटिक कहलाते हैं। और इनके एग्जांपल रहेंगे वेरोनेल, एल रहेगा इनके पीछे, वेरोनेल, एमाइटेल, नेम्ब्यूटेल और न्यूमेनेल। और ये कुछ और वेलियम और सेरोटोनिन, कुछ और आपके पास ट्रैंकुलाइजर्स हैं। तो इनमें से कोई आपके पास आ जाए ऑप्शन में तो ये सारे ट्रैंकुलाइजर्स की फॉर्म में यूज होते हैं। इनको आप याद करें एक दो बार तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस एक बार पढ़ते रहें, दो बार पढ़ लें, थोड़ा सा फिर पढ़ लें, ऐसे तो बार बार याद करने से याद हो जाएगा, बाकी तो और कोई फंडा है नहीं। अब अगली बात करते हैं। अब अगला था अपने सामने, जैसा कि अपन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि अपन पढ़ रहे थे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, उसमें अपन ने पहला कंप्लीट किया है बेटा ट्रैंकुलाइजर्स। अब हम चले हैं बेटा एनाल्जेसिक की ओर। किस ओर चले हैं, बोलो, एनाल्जेसिक्स की ओर। सर ये क्या होते हैं, आओ इसके बारे में बात करते हैं। एनाल्जेसिक भी बहुत बढ़िया ड्रग्स हैं, क्या यूज है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली एनाल्जेसिक जो है वो पेन को रिड्यूस करने या उसको बिल्कुल ख़त्म करने के काम आती है कि पेन बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, हाँ यार। तो उसके लिए एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है, वो भी बिना किसी बेहोशी के, बिना किसी मेंटल इफेक्ट के, मतलब मेंटल को बिना अफेक्ट किए हुए, मतलब कुल मिला के जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको बिना अफेक्ट किए हुए अगर पेन रिलीफ कर दे तो उसे अपन कहते हैं एनाल्जेसिक, हाँ या ना। तो ये लिख रहा है बेटा, यूज्ड फॉर रिड्यूस और एबॉलिश पेन, मतलब पेन को या तो कम करे या बिल्कुल खत्म कर दे। विदाउट कॉजिंग एम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब बिना किसी बेहोशी के, मेंटल कंफ्यूजन, बिना किसी मेंटल कंफ्यूजन के, मतलब नर्वस सिस्टम को बिना अफेक्ट किए हुए। तो ऐसी ड्रग्स हम कहते हैं एनाल्जेसिक। अब इनको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स और नॉन नार्कोटिक या फिर नॉन एडिक्टिव, इन्हें अपन क्या कहते हैं। और एक और है, उसके बारे में भी सुन लो, और एक और है अपने पास नार्कोटिक। तो पहले अपन बात करने वाले हैं नॉन नार्कोटिक, मतलब नॉन एडिक्टिव, मतलब इनका एडिक्शन नहीं हो पाता, ठीक है ना। कोई बहुत सारे ऐसी ड्रग्स होती है जिनका एडिक्शन हो जाता है, आदत पड़ जाती है उनकी, हाँ या ना।
इनकी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो अब इसमें नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक के एग्जांपल्स में पैरासीटामोल आती है, पेन किलर एक आप भी जानते हैं, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, हाँ या ना, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पैरासीटामोल क्या होता है। ये एन एसिटाइल पैरामिनोफिनॉल इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, पैरासीटामोल का, ये पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है, हाँ या ना। ये एन पे एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसे कहते हैं एन एसिटाइल, पैरा पे ये अमीनो ग्रुप लगा हुआ है इसलिए एन एसिटाइल पैरा अमीनो, और ये फिनॉल, हाँ या ना। तो ये एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनॉल कहलाता है, बात समझ आ रही है। इसे ही अपन कहते हैं पैरासीटामोल। इसका यूज़ तो आपको पता ही है, पेन रिलीफ के लिए किया जाना। नेक्स्ट एक और है हमारे सामने एस्पिरिन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एड आता है, बहुत बार इसका डिस्प्रिन करके दर्द का अंत तुरंत, ठीक। एक और ये एस्पिरिन के बारे में हम बात करते हैं। एस्पिरिन बेटा, एस्पिरिन के यूजेस काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ये एनाल्जेसिक की तरह यूज़ होने वाली है, इसके और भी यूज़ हैं, वो ध्यान से सुने। ये पेन रिलीफ तो है ही सही एस्पिरिन, इसके साथ और भी इसके यूज़ हैं, जैसे इसका यूज़ किया जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की फॉर्म में। सर ये क्या होता है? जब किसी टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहाँ पे जलन या दर्द होता है, तो उसके लिए भी अपन एस्पिरिन ले सकते हैं, बात समझ आ रही है। तो ये इन्फ्लामेशन रोकने के भी काम आती है, ठीक है, तो इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी आप कहते हैं। इसे आप एंटीपायरेटिक भी कहते हैं। सर ये क्या होता है? एंटीपायरेटिक मतलब बुखार, फीवर, हाँ या ना, जो फीवर को खत्म करती है, रिड्यूस फीवर, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। ये फीवर को रिड्यूस करता है, समझ आ रही है, यहाँ लिख, ये फीवर को रिड्यूस करता है। और आगे देखें एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, ठीक, एस्पिरिन जो है वो एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन रखती है। सर इसका मतलब क्या है बेटा? ये मतलब ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, और इसी वजह से इसका यूज किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक में, हाँ या ना। इसके एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन की वजह से, एस्पिरिन के एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन की वजह से इसका यूज किया जाता है बेटा प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक में। तो इसके काफी यूजेस हैं, ऐसा नहीं है कि एस्पिरिन केवल एनाल्जेसिक ही है, इसके अलावा भी इसके यूज है एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह, मतलब इन्फ्लामेशन रोकने के, एंटी पायरेटिक फीवर को रिड्यूस करने के, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन मतलब ये प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक में, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए काम आती है। तो इस तरीके से ये एनाल्जेसिक का पहला पार्ट मैंने आपको बताया, नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल और एस्पिरिन, केवल 2 एग्जांपल हमने पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़े, ठीक है ना, ज़्यादा लोचा नहीं है इसमें। और एस्पिरिन को ध्यान रखना, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर तो पहले ही आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ लिया होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा आपने वहाँ पर भी। ये इसे अपन एस्पिरिन कहते हैं, बोलो हाँ या ना, इसे ही कहते हैं एस्पिरिन, ठीक है ना। ये सैलिसिलिक एसिड था, पर ये यहाँ पर जो H है उसकी जगह हट के ये एसिटाइल ग्रुप आ गया है, इसे ही अपन कहते हैं एस्पिरिन, ठीक है ना। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं अपन, ठीक है ना। ये एसिटॉक मतलब 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये है आपके एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, जिसके इतने सारे यूजेस हैं, तो ध्यान रखिएगा। एस्पिरिन, पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक के टाइप्स हैं। अब इसी में ही हम अगली बात करने वाले हैं। अब हम आ गए हैं बेटा नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स पर। किस पर आ गए बोलो? पहले पढ़ा अपन ने नॉन नार्कोटिक्स, अब पढ़ रहे हैं अपन नार्कोटिक एनाल्जेसिक पर। बेटा इनका यूज तब किया जाता है जब बहुत भयंकर पेन होता है। सर ये भयंकर पेन कब कब होते हैं? देखो आओ, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ठीक है ना, किसी सर्जरी के बाद होने वाले पेन को कहा जाता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन, तब उसके रिलीफ के लिए किया जाने वाला है। कार्डियक पेन, ठीक है ना, कार्डियक पेन इसके लिए यूज किया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं कार्डियक पेन के बारे में। एंड पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर, बिल्कुल ऐसा कैंसर है जिसके बिल्कुल लास्ट स्टेज आ चुकी है, तो उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। एंड इन चाइल्ड बर्थ ऑपरेशन के बाद, या फिर ऑपरेशन या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान जो पेन होता है उसमें भी इसको अपन यूज कर सकते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक को, ठीक है ना। तो ये सब यूजेस है, मतलब नार्कोटिक, देखो
नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक तो ऐसी नॉन एडिक्टिव ड्रग्स हैं जो छोटे मोटे ड्रग मतलब थोड़े से दर्द के काम आती है, ऐसा नहीं भयंकर दर्द, इनका कोई रोल नहीं है। फिर पैरासीटामोल और एस्पिरिन तो ये छोटे मोटे दर्द के काम आती है, हाथ दर्द, पैर दर्द वगैरह सब। लेकिन नार्कोटिक एनाल्जेसिक तब काम आती है जब भयंकर ही दर्द होता है, हाँ या ना। तो वो है अपने पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डियक पेन, ये आपको पता है दर्द का, ठीक है ना, दिल में अगर दर्द हो तो, ठीक है ना। और एंड पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर एंड इन चाइल्ड बर्थ, ठीक, इसमें इनका यूज किया जाने वाला है। और इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ये इसके एग्जांपल है। मॉर्फिन इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। और ये सब मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स, ये हीरोइन और कोडीन, ठीक है ना, हीरोइन भी है इसमें, ठीक है, ध्यान रखें, ये हीरोइन भी आ गई इसमें, ध्यान रह जाएगा। तो ये सब वो ड्रग्स हैं जिनका यूज जो है वो एज अ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक किया जाता है। तो ध्यान रखना, मॉर्फिन एंड दियर डेरिवेटिव्स, ये मॉर्फिन और ये दोनों उसके डेरिवेटिव्स हैं, हीरोइन और कोडीन, इनका यूज किया जाता है एज अ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। क्लियर है यहां तक? देखिए स्टूडेंट्स, हम आज बात करने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में। व्हाट आर द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स? नाम से पता चलता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, कोई फंगस हुआ या कोई वायरस हुआ, या तो उनको मार दे कंप्लीटली या उनसे प्रिवेंट करने वाले एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं, हाँ या ना। तो देखिए, यूज टू डिस्ट्रॉय, या तो खत्म ही कर दे, या प्रिवेंट, या उनको प्रिवेंट कर उनके डेवलपमेंट से, प्रिवेंट डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, तो उन्हें अपन कहते हैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। या फंगी तो एंटी फंगल एजेंट्स हो जाएंगे, एंटी फंगल ड्रग्स हो जाएगी वो। वायरस एंटी वायरल ड्रग्स या एंटी वायरल एजेंट्स कह सकते हैं। और अदर पैरासाइट्स यानी कि एंटी पैरासाइट्स ड्रग्स, मतलब जितने भी इस मतलब जो जीव हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं, या तो जो उनसे होने वाली डिसीज हैं उनसे प्रिवेंट करता है हमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, ठीक है ना। इसमें अपन 3 पढ़ने वाले हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इन 3 में सबसे पहला बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स बिकॉज ऑफ दियर लो टॉक्सिसिटी। बेसिकली क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ह्यूमंस या एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं लेस टॉक्सिक होने की वजह से, हाँ या ना। इसलिए जब भी कोई ह्यूमन बीइंग पर कोई चीज अप्लाई करते हैं अपन, एंटी मतलब ये क्यों मतलब किसी भी माइक्रोब्स को मारने के लिए या उससे प्रिवेंट करने के लिए, तो हमेशा एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। कभी सुना है एंटीसेप्टिक किसी ने खा लिया हो, डिसइंफेक्टेंट किसी ने खा लिया हो? सुना है कभी? नहीं सुना। एंटीबायोटिक को खाते हुए सुना होगा, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है उसको खा लेते हैं, बात समझ आ रही है ना। तो ये ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि ये लेस टॉक्सिक होते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं अर्सफिनेमाइन, ठीक है ना। ये इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। इसे अपन सेल्वर्सन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और सेल्वर्सन की खास बात यह है कि उसका नाम ये अर्सफिनेमाइन है, इससे पता चल रहा है कि इसमें आर्सेनिक है, हाँ या ना। तो इसमें एस डबल बॉन्ड एस लिंकेज प्रेजेंट होता है बेटा। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? एस डबल बॉन्ड एस लिंकेज। और साइंटिस्ट ने इसको जो डिस्कवर किया था वो इसलिए किया था कि सिफिलिस नामक एक बीमारी है, उसके ट्रीटमेंट के लिए, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, हाँ या ना। तो ये जो अर्सफिनेमाइन सेल्वर्सन है, ये सबसे पहला एंटीबायोटिक था जो इस सिफिलिस की ट्रीटमेंट के लिए उस टाइम खोजा गया था, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखना कि इसमें एस डबल बॉन्ड एस लिंकेज होता है, और ये वही लिंकेज है जो एजोडाई में एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज प्रेजेंट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी के साथ रिसेंबल करता हुआ। तो लिंकेज इज प्रेजेंट विच रिसेंबल्स द एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज प्रेजेंट इन एजोडाइज, हाँ या ना। उसके बाद जब उसने सोचा कि इसमें एस डबल बॉन्ड एस लिंकेज है तो एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज वाला भी कुछ होना चाहिए, तो उसने खोज के रख दिया प्रोंटोसिल। ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है ना। और रिसेंबल इन स्ट्रक्चर टू द सेल्वर्सन, जैसे प्रोंटोसिल में तो एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज प्रेजेंट होता है जो एजोडाई में था, और अर्सफिनेमाइन में एस डबल बॉन्ड एस लिंकेज जो एजोडाई एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज के जैसा है, हाँ कि ना, मतलब उसके साथ रिसेंबिलिटी रखता है,
ठीक है ना। तो रिसेंबल इन स्ट्रक्चर टू द सेल वर्सन। और जो प्रोन्टोसिल है हमारा, प्रोन्टोसिल बॉडी में जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है बोलो, सल्फेनिलेमाइड में। जब प्रोन्टोसिल को लिया जाता है तो फिर वो बॉडी में जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सल्फेनिलेमाइड में। और सल्फेनिलेमाइड एक तरह की क्या है बोलो, सल्फा ड्रग है। क्या है सल्फेनिलेमाइड? एक तरह की सल्फा ड्रग होती है। बात समझ आ गई यहां तक? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सल्फेनिलेमाइड क्या है? सल्फेनिलेमाइड इज अ टाइप ऑफ सल्फा ड्रग, ठीक है ना। यही इसमें रियल एक्टिव कंपाउंड होता है। प्रोन्टोसिल जब बॉडी के अंदर वगैरह जाता है तो इसी को बनाता है, ठीक है ना। इसी में आगे हम बात करने वाले हैं अब, जैसा कि एक और ये सल्फेनिलेमाइड एक सल्फा ड्रग है जो एंटीबायोटिक की तरह यूज की जा रही है, वैसे ही एक सल्फापाइरिडीन भी है, ये भी एक सल्फा ड्रग है जो एंटीबायोटिक की तरह यूज की जा सकती है, हाँ या ना। अब अगला क्लासिफिकेशन है, मतलब एंटीबायोटिक्स में ही कुछ एक और क्लासिफिकेशन है, जिसमें एक तो कर रहे हैं बेटा बैक्टीरियसिडिल और एक कर रहे हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। मतलब सिडल का मतलब मारने वाले। ये जो लिखे हुए एंटीबायोटिक्स हैं ये तो बैक्टीरिया को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, हाँ या ना। और ये जो बैक्टीरियोस्टेटिक हैं ये बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को रोकते हैं। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। मतलब बैक्टीरिया से प्रिवेंट करते हैं और ये मार ही देते हैं। तो मारने वाले कौन है? पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड और ऑफ्लॉक्सासिन, ठीक है ना। ये कौन से हैं? बैक्टीरिया को मारने वाले। और बैक्टीरियोस्टेटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करने वाले एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोराम्फेनिकोल। बात समझ आ गई? तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी मतलब कौन किस कैटेगरी में आता है, कौन बैक्टीरियसिडिल है और कौन बैक्टीरियोस्टेटिक है, हाँ या ना। चलिए अब इसके बाद आ गए अपन एक और क्लासिफिकेशन, उसमें ही एक कर रहा हूं बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का और दूसरा किया है मैंने लिमिटेड और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब इनकी क्लास ब्रॉड है। कैसी क्लास है इनकी बोलो? ब्रॉड क्लास है इनकी, हाँ या ना। ये ब्रॉड क्लास वाले एंटीबायोटिक्स है, मतलब ऐसे एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को या तो मारे या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करे, उन्हें कहते हैं बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं बोलो? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मतलब ये दोनों प्रकार की डिसीज के लिए इफेक्टिव होते हैं, जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है उनके लिए भी और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है उनके लिए भी, ठीक है। और जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं या तो ये ग्राम पॉजिटिव वाले के लिए इफेक्टिव होते हैं या फिर ग्राम नेगेटिव वालों के लिए, दोनों के लिए नहीं इफेक्टिव होते, दोनों में से कोई एक, हाँ या ना। ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ डिसीज के लिए इफेक्टिव होते हैं। बात समझ आ रही है? इन्हें अपन लिमिटेड स्पेक्ट्रम या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं और इसका हमारे सिलेबस में केवल एक ही एग्जांपल है बेटा, पेनिसिलिन जी, हाँ या ना। केवल पेनिसिलिन जी है जो नैरो स्पेक्ट्रम या लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। और यहां अगर बात करें अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एग्जांपल ये जो लिखे हैं आपके सामने दो, एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन, ये दोनों ही बेटा, ये दोनों ही पेनिसिलिन जी के डेरिवेटिव हैं। बट पेनिसिलिन जी खुद तो क्या है? लिमिटेड या नैरो स्पेक्ट्रम है, और एमोक्सिलिन और एम्पिसिलिन जो कि डेरिवेटिव है पेनिसिलिन जी के, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, हाँ या ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और भी बहुत फेमस क्लोराम्फेनिकोल, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है। ऑफ्लॉक्सासिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बेंसोमाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ये एग्जांपल है और नैरो स्पेक्ट्रम का मात्र एक। मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखी हुई है, पेनिसिलिन की जनरल स्ट्रक्चर है और ये क्लोराम्फेनिकोल की स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ध्यान रखना है, हाँ या ना। जिन स्ट्रक्चर को मैं बता रहा हूं आपको वो ध्यान रखने हैं। अब इसको बनाना कैसे? बहुत आसान है बनाना बेटा। इसको बेसिकली करना कुछ भी नहीं है। यहां पर आपने क्या बनाया है? एक सेकेंडरी अमाइड बनाया है। यहां से नाइट्रोजन पर एक 4 मेंबर्ड अमाइड बनाइए, 4 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड बनाइए। ध्यान से सुनिए, 4 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड बनाना है, ठीक है। और अब ये जो C डबल बॉन्ड आएगा उसको ये जिस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है उसके पास में जोड़ना, और ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन इधर ही आएगा फिर, ठीक है ना। अब इस वाले C डबल बॉन्ड को इधर जोड़ो, बात एक ही। उस हिसाब से फिर आप उस सल्फर वाली रिंग को सेट करना। अब बेसिकली क्या है? नाइट्रोजन की जो एक वैलेंसी है वो यहाँ हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड नहीं होगी बल्कि एक कार्बन से सेटिस्फाइड होगी, जिससे 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी सल्फर कंटेनिंग। तो यहां से रिंग बनाना सल्फर और यहां से ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, हाँ या ना। सल्फर के पास एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, मतलब ये जो सल्फर वाली रिंग में से 2 कार्बन है, एक कार्बन पर तो दोनों मिथाइल लगेंगे और एक कार्बन पर C डबल OH और H लगेंगे,
ठीक है ना। जेईई मेन वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन पेनिसिलिन, तो बताओ कितने हैं। तो आप देखो कायरल कार्बन एक तो ये मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। एक तो ये कायरल कार्बन है, इस पर एक H है, एक नाइट्रोजन वाला है, एक इधर से कार्बन के बाद सल्फर, एक इधर से C डबल बॉन्ड, हाँ या ना। तो एक तो ये हो गया इसमें कायरल कार्बन, और आपको कौन सा दिख रहा है बोलो, एक ये वाला कायरल कार्बन है, हाँ या ना। इस पर एक सल्फर है, एक H है, एक कोई अलग यूनिट है और एक इधर वाली अलग यूनिट है, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं, तो ये वाला कायरल कार्बन है, बिल्कुल है। ये वाला कायरल कार्बन बिल्कुल नहीं है, ये वाला कायरल कार्बन है क्योंकि दोनों मिथाइल है, तो 3 कायरल कार्बन इसके पास है, हाँ कि ना। क्या आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 कायरल कार्बन इसके पास प्रेजेंट है। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपसे पूछ सकता है, तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोलो कहाँ से मिलेंगे। एक तो ये रहा COOH का, दूसरा कहाँ मिलेगा, दूसरा नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजो में है, तो ये भी sp2 है कि नहीं है। तो एक ये sp2, मतलब अगर कार्बन पूछे तो फिर नाइट्रोजन को नहीं गिनेंगे अपन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन आपको दिखेंगे sp2, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको क्लोरेमफेनिकोल में से भी पूछा जा सकता है, कितने कायरल कार्बन एटम से, तो दिख रहा होगा आपको ये कायरल कार्बन एटम है, ये कायरल कार्बन एटम है, 2 कायरल कार्बन एटम आपको दिख रहे होंगे। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पूछ सकता है, तो यहाँ 6 हो गए, और इधर ये sp3 और ये sp2 7 हो गए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, हाँ या ना। इसलिए ये स्ट्रक्चर बेटा ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन आपसे भी पूछ लिया जाए इसमें। चलिए ये वाला हो ही गया अपना। अब हम बात करने वाले हैं बेटा एंटीसेप्टिक्स के बारे में, ठीक है ना। अब जो एंटीसेप्टिक है ये खाए नहीं जाते, ये कहीं छिल जाता है, कहीं गिर गए सड़क पे, कट जाता, चाकू से कट गया, हाँ या ना, या फिर कुछ काम करते हुए कट गया, या फिर कहीं घाव हो जाता है, तो फिर उनके लिए काम आते हैं एंटीसेप्टिक्स, ठीक है ना। बहुत सारे एंटीसेप्टिक आप खुद यूज करते हैं पर आपको पता नहीं होता, डॉक्टर द्वारा दी हुई है, अभी आप बने नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए आपको पता नहीं है, बन जाओगे तो पता चल जाएगा, हाँ या ना। अप्लाई टू द लिविंग टिश्यू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाउंड्स, कट्स, अल्सर और डिसीज्ड स्किन सरफेसेस, इन पे यूज किए जाते हैं। अब इसके लिए फ्यूरेसाइन और सफ्रामाइसिन तो आप बहुत बार यूज करते हैं, आप खुद भी लाए हुए होंगे, हाँ या ना, ठीक है। डेटोल एक तरह का क्या है बोलो, एंटीसेप्टिक है, जो कि मिक्सचर है किस तरह का, क्लोरोजाइनिलोल और टर्पिनोल का। क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनोल के मिक्सचर को अपन डिटोल कहते हैं, हाँ या ना, याद नहीं हो तो ध्यान रखना इससे। बाइथायोनोल को बाइथायोनेल भी कहते हैं, साबुन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए मिलाया जाने वाला सब्सटेंस है ये, हाँ या ना। साबुन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसी कंपाउंड की वजह से आती है। टिंचर ऑफ आयोडीन, नाम तो सुना होगा हमारा, आयोडीन कह रहा है 2 to 3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, हाँ या ना। आयोडीन का 2 से 3% सॉल्यूशन है किसमें, अल्कोहल वाटर मिक्सचर में, बात समझ आ रही है। 2 to 3% आयोडीन है किसमें, अल्कोहल वाटर मिक्सचर में, उसे कहते हैं बेटा टिंचर ऑफ आयोडीन। ये किसके लिए यूज किया जाता है, वाउंड्स के लिए, घाव के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा आयोडोफॉर्म भी एक प्रकार का क्या है बोलो, एंटीसेप्टिक है, जो वाउंड्स के लिए यूज किया जाने वाला है। इसके अलावा बोरिक एसिड इज ऑल्सो एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड को डाइल्यूट सॉल्यूशन में लिया जाता है तो वो आइस के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है, हाँ या ना। तो ये भी एक एंटीसेप्टिक है। मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखी हुई, इनको ध्यान रखना है। क्लोरोजाइलिनोल, देखो पता चल रहा है, क्लोरो से क्लोरीन है, ऑल से OH ग्रुप है, जाइलिन, डाइमिथाइल बेंजीन को जाइलिन कहते हैं बेटा, देख लो डाइमिथाइल बेंजीन है, क्लोरीन है, OH है, पर ध्यान रख लेना कौन कहाँ है। ये टर्पिनियोल होता है, पूछ लेगा बताओ कितने टर्सरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं, बताओ, ऐसे पूछ लेगा, बताओ क्या ये टर्बिडिटी जो है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ इमीडिएट देगा या स्लो देगा या 5 मिनट में देगा, तो ये इमीडिएट देगा क्योंकि टर्सरी अल्कोहल है। बताओ क्या ये बेयर रिएजेंट टेस्ट देता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अनसेचुरेशन है। बताओ क्या ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अनसेचुरेशन है, हाँ या ना, बात समझ आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बाइथायोनोल होता है, बाइथायोनोल कह दो या बाइथायोनेल कह दो, यही स्ट्रक्चर है। इसमें इस प्रकार की यूनिट सल्फर से बिल्कुल सेम टू सेम इस प्रकार की यूनिट सल्फर से जुड़ी होती है, इसे कहते हैं बाइथायोनोल। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, इस तरीके से। एंटीसेप्टिक समाप्त, लेकिन कुछ डिसइंफेक्टेंट की बात कर लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं भैया, ये डिसइंफेक्टेंट जो है लिविंग टिश्यू पे नहीं लगाए जाते हैं। ये बेसिकली जैसे पोछा लगाते हो घर में, फिनाइल डाल देते हैं, फिनाइल का पोछा, वो डिसइंफेक्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट जो मतलब जिन पे कोई वायरस वगैरह होता है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो मतलब छिड़क दिया जाता है ताकि वहाँ के वायरस मर जाए, तो वो डिसइंफेक्टेंट ही हैं, ठीक है ना। और नालियों में जो होता है
जो जीव जंतु जो भी होता है थोड़ा बहुत, मतलब जो भी बैक्टीरिया होता है उनको मारने के लिए अपन डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। तो अप्लाई टू इनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट पे यूज करते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन वेरिएबल करने पर वो एंटीसेप्टिक की तरह भी बिहेव कर लेते हैं और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी बिहेव कर लेते हैं। जैसे फिनॉल 0.2% सॉल्यूशन में तो एंटीसेप्टिक है और 1% सॉल्यूशन में डिसइंफेक्टेंट है, हाँ या ना, तो ये ध्यान रखना। क्लोरीन 0.2 to 0.4 ppm 0.2 to 0.4 ppm एक्वस सॉल्यूशन में एक एंटीसेप्टिक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बहुत लो कंसंट्रेशन में डिसइंफेक्ट, मतलब सॉरी ये यहां डिसइंफेक्टेंट बोलना चाहिए, ये एक डिसइंफेक्टेंट है ना, हाँ ये मैं डिसइंफेक्टेंट ही बता रहा हूं। मैंने बता दिया कि केवल 0.2% सॉल्यूशन ही एंटीसेप्टिक होता है, बाकी ये भी डिसइंफेक्टेंट है, ये भी डिसइंफेक्टेंट है, ये भी डिसइंफेक्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड वेरी लो कंसंट्रेशन में जब लिया जाता है तो वो भी बोलो किसकी तरह बिहेव करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। और क्लोरीन भी 0.2 to 0.4 ppm कंसंट्रेशन में किसकी तरह बिहेव करता है, बोलो डिसइंफेक्टेंट की तरह। तो यहां आपका डिसइंफेक्टेंट भी समाप्त होता है। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला एंटी फर्टिलिटी ड्रग। अब बेसिकली क्या है कि ड्रग्स तो बहुत सारी हो गई है, अब तो जो ह्यूमन लाइफ है वो काफी इंक्रीज हो गई, मतलब काफी अच्छी हो गई है। तो उस वजह से बहुत सारी बार फूड में या फिर रहने की जगह, तो इन सब में क्या है प्रॉब्लम आने लगी है। तो बहुत सारी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो उस वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं फूड को लेकर हैं, फूड बहुत कम अवेलेबल हैं, बहुत सारे भुखमरी की वजह से बहुत सारे मर रहे हैं, तो और रहने की जगह नहीं है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा मतलब इंक्रीज हो रही है। तो बस उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की डायरेक्शन में ही एंटी फर्टिलिटी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एंटी फर्टिलिटी ड्रग किस काम आती है, जो भी हॉर्मोन्स प्रेगनेंसी को प्रमोट करते हैं उनके एक्शन को स्टॉप करने के लिए हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग का यूज करते हैं। बहुत अच्छी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का एग्जांपल है नॉरेथिंड्रोन, और ये होती है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव। बेसिकली क्या है कि जो बर्थ कंट्रोल पाइल्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन के सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ही होते हैं, और ये दोनों आपको पता है ये दोनों तो हार्मोन्स हैं, ठीक है ना। और एक होता है इथाइनाइल एस्ट्राडाइओल, इसे नोवेस्ट्रोल नाम से भी जाना जाता है, ये एक एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है, ध्यान रखना। नॉरेथिंड्रोन एक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है और नोवेस्ट्रोल कहें या फिर हम कहें कि इथाइनाइल एस्ट्राडाइओल ये एक मतलब एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है, और इन दोनों को हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग के रूप में यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यूज होने वाली ड्रग्स है ये, ठीक। अब अगली बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। अब बेसिकली क्या है कि जो फूड होता है, अब हम बात करने वाले हैं फूड में कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं। बेसिकली क्या है बेटा कि फूड को अच्छे मतलब बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए या फिर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ाने के लिए या उसको बहुत अट्रैक्टिव दिखाने के लिए केमिकल्स ऐड किए जाते हैं फूड में। और उन्हीं केमिकल्स में सबसे पहले आज मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में। बेसिकली क्या है कि जो केन शुगर होती है सुक्रोज, वो कैलोरी प्रोवाइड करती है, और कुछ जो मतलब ऐसे रोगी होते हैं जो डायबिटीज वाले उनको कहें अपन, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कैलोरी नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स तैयार किए गए, ठीक है, ताकि वो डायबिटीज से बच सके और जो कैलोरी नहीं लेना चाहते हैं वो भी बच सके और उनको मीठा स्वाद भी आए, ठीक। और मीठा छोड़ो बहुत ज्यादा मीठा स्वाद आएगा, आओ सुने। बेसिकली क्या है, इट इज यूज्ड इन ग्रेट वैल्यू टू डायबिटीज पर्सन एंड पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरीज, ठीक। सबसे पहले मैं बता रहा हूं एस्पार्टेम। बेसिकली एस्पार्टेम जो है वो केन शुगर के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा मीठी होती है। अब सोच लो आप, कैलोरी भी नहीं प्रोवाइड हो रही और मीठा का मीठा स्वाद। अब एस्पार्टेम क्या होता है, ये एक मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड बाय एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। देखो बेटा ये COOH CH2CH NH2 COOH, अगर यहां मैं एस्पार्टिक एसिड बनाना चाहूं तो केवल यहां OH जोड़ दूंगा,
ठीक है, मतलब यहाँ इस सी डबल बॉन्डो पे OH और इधर नाइट्रोजन पे H, तो ये पूरा इधर इधर वाला एस्पार्टिक एसिड वाला पार्ट हो जाता है बेटा। आपको दिखा देता हूं मैं, इसे बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड वाला पार्ट, ठीक है, ये एस्पार्टिक पार्ट होता है। और इसमें ये जो है ना ये वाला, देखो आपको एलानिन तो पता होगा, एलानिन क्या होता है, NH2 और इस CH पर एक CH3 लगा होता है और इधर COOH होता है, उसे बोलते हैं एलानिन। और अगर इस CH2 से एक H को हटाकर फिनाइल लगा दें तो फिनाइल एनालिन, और फिनाइल एलानिन का मिथाइल एस्टर बना दो, मतलब यहां COOH की जगह क्या कर दो, COOCH3। तो ये अगर अब हम क्या करें, यहां जैसे NH2 है तो यहां से एक H और यहां से एक OH लेके वाटर निकाल दें तो ये एक बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, हाँ या ना। तो ये एक ऐसी शुगर है जो बेटा पेप्टाइड बॉन्ड रखती हैं। एस्पार्टेम एक ऐसी शुगर है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये एक डाइपेप्टाइड है किसका, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन के मिथाइल एस्टर का। बात समझ आ गई, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसका यूज क्या है बेटा, जो कोल्ड फूड्स होते हैं या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। अब कोल्ड फूड में इनका यूज किया जाएगा क्योंकि एस्पार्टेम जो है वो कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होती है, तो आप कुकिंग टेम्परेचर पर तो इसको डाल नहीं सकते, हाँ या ना। कहां काम आएगी, कोल्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन सब में काम आती है कौन, एस्पार्टेम। अब अगली बात करते हैं, तो पहला ध्यान रखना एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। नेक्स्ट बात कर रहा हूं सैकेरिन। सैकेरिन भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। ये बेसिकली क्या है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ठीक है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। अब बेसिकली ये जो है 550 टाइम स्वीट होती है कैन शुगर के कंपैरिजन में। ये भी एक सैकेरिन भी एक आर्टिफिशियल शुगर है। बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ऐसे होते हैं कि जैसे अपन ने उसको ग्रहण कर लिया, अपन ने ले लिया, ठीक है, अपन ने खा लिया उसको। अब बेसिकली वो यूरिन से एज इट इज ऐसे निकलता है जैसे वो बॉडी को उसने मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं किया, इनर्ट निकल जाता है, मतलब कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डाल रहा। बात समझ आ रही है। तो सैकेरिन एक बहुत ज्यादा पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप तो समझ रहे होंगे, इमाइड वाला है, तो आप सब समझ रहे होंगे कि इमाइड कैसे बनता है। इमाइड आपको पता ही है, ये C डबल बॉन्ड हो, यहां बीच में रहता है NH और यहां रहता है बेटा SO2, समझ रहे हो, यहां SO2 मतलब S डबल बॉन्डो दो डबल बॉन्डो लग जाएंगे, इसे ही कह रहे हैं बेटा ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ठीक है, ये ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड है। अब और ये 500 मतलब 550 टाइम मतलब स्वीट है किससे, केन शुगर के कंपैरिजन में, ध्यान रहेगा। तो सैकेरिन भी एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। नेक्स्ट सुक्रालोज, सुक्रोज से बना है, सुक्रालोज सुक्रोज से बना है, उसका ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव एनसीईआरटी में एक बार स्ट्रक्चर दी गई है सुक्रोज की, और मतलब सुक्रालोज की भी दी गई है, तो आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा 3 जगह क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये एक ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है किसका, सुक्रोज का, एक बार देखना। और सुक्रालोज जो है ये कुकिंग टेम्परेचर पर बेटा स्टेबल हैं, जैसा कि अपन ने पढ़ा था एस्पार्टेम कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं था, लेकिन जो हमारा कौन सा वाला बोलो, ये सुक्रालोज कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल हैं। ये कैलोरी प्रोवाइड नहीं करेगा और इससे भी ज्यादा मीठा 600 टाइम्स स्वीट है किससे बेटा, केन शुगर से। तो एक और याद रखना सुक्रालोज। एलिटेम बात ही मत करो इसकी, तो इतनी ज्यादा मीठी है कि इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, 2000 टाइम स्वीट है। बात समझ आ रही है, तो इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना मुश्किल है। हालांकि ये भी ज्यादा स्टेबल है किससे बेटा, एस्पार्टेम से। जो एस्पार्टेम कुकिंग टेम्परेचर पर कम स्टेबल थी उससे तो ये ज्यादा स्टेबल है, सुक्रालोज भी उससे ज्यादा स्टेबल है। तो हमने 4 तरह की बेटा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहला अपन ने देखा, बोलो सबसे पहला क्या है, एस्पार्टेम, दूसरा बोलो सैकेरिन, ठीक है, और तीसरा बोलो सुक्रालोज, और चौथा बोलो एलिटेम। तो सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट स्वीटनेस किसमें है, एलिटेम में, सबसे कम किसमें है, एस्पार्टेम में। एस्पार्टेम एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन का मिथाइल एस्टर है, ठीक है, कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल है, हाँ मतलब बहुत बढ़िया। और इसमें बात करेंगे तो ये 550 टाइम है और ये ऑर्थो
बेंजी मतलब ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव सुक्रोज से पता चलेगा, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज है। एलिटेम गजब ही बात है इसकी तो, ठीक है ना, समझ गए होंगे। ये सब है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो ये तो हाँ बात हुई मिठास की। अब अगली बात करते हैं। अगली बात है बेटा फूड प्रिजर्वेशन। बेसिकली क्या, फूड को बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ को उनमें रोकने के लिए हम फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड प्रिजर्विंग एजेंट यूज करते हैं। प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू द माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। और बहुत कॉमन होते हैं ये फूड प्रिजर्वेटिंग जो आप घर में भी यूज करते हैं। टेबल सॉल्ट ले लो, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट। तो आप जानते हैं बेटा, आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सोडियम बेंजोएट से आप बिल्कुल परिचित होंगे। सोडियम बेंजोएट ऐसा होता है, इसको तो जानते ही होंगे। सॉर्बिक एसिड, अगर नहीं पता तो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है। ये सॉर्बिक एसिड होता है बेटा, इसका आप यूपीएससी नाम लिख सकते हैं, हेक्सेन 2,4 डाइइनोइक एसिड, ठीक है। और अगर प्रोपेनोइक एसिड के सॉल्ट की बात कर लें तो प्रोपेनोइक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है उसको भी हम फूड प्रिजर्वेशन की तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत बहुत आसान है बेटा, इनको याद रखना। टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, इसके अलावा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ आ गई? तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। बाकी तीन ऊपर के तो बहुत आसान, और बाकी ये तीन एसिड के सॉल्ट है, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। फूड को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए O2 जो ऑक्सीजन है वो इसको क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज, जिससे भी खराब हो जाता है फूड। तो उससे बचाने के लिए अपन जो उसमें एजेंट डालेंगे उसे अपन क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो प्रिवेंशन बाय रिटार्डेशन द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड। बेसिकली क्या होता है बेटा कि जो फूड जो एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट खुद O2 के लिए इस फूड के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब जो प्रिवेंशन कर रहा है ना, जो फूड का प्रिवेंशन कर रहा है वो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो O2 के लिए फूड से ज्यादा रिएक्टिव, तो खुद रिएक्ट कर लेता है, इसको नहीं होने देता। और मोस्ट पॉपुलर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड जो हैं उनका यूज भी अपन एंटीऑक्सीडेंट की तरह करते हैं। किन के लिए, वाइन, बियर, शुगर सिरप होते हैं। इसके अलावा जो फल और सब्जियां कटी हुई होती है, छिली हुई होती है, ठीक है ना, या फिर सूखे हुए होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड्स। क्लियर है? तो ये हुए एंटीऑक्सीडेंट इन फूड्स। अब अगली बात करेंगे। अब हम आ गए भैया धोने वाले काम पे, ठीक है। अपन ने मिठास की बात कर ली और इसके अलावा अपन ने बात कर ली है कि फूड को कैसे बचाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं कपड़े धोने, बर्तन धोने वगैरह के बारे में। तो इसमें सोप्स के बारे में, मतलब अपन डिटर्जेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुल मिला के धुलाई का काम करेंगे। चलो, इसमें सबसे पहले सोप्स तो काफी पुराने डिटर्जेंट से आपको पता ही है। और ये क्या होते हैं, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनके सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स लाइक ये मैंने लिखा है बेटा स्टीरिएट, ठीक है ना। अगर आप यहाँ सोडियम लगा देंगे तो सोडियम स्टीरिएट हो जाएगा। मतलब स्टीरिक एसिड, मतलब ये स्टीरिक की मतलब यहाँ अगर COOH होता तो वो स्टीरिक एसिड होता, ठीक है। तो ये होता है बेटा मतलब सोडियम स्टीरिएट, मतलब वो सोडियम वाला स्टीरिएट हो जाएगा। इसे कहते हैं बेटा मतलब सोडियम लगा तो सोडियम ओलिएट, सोडियम पामिटेट, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सोप्स ही हैं। अगर यहाँ सोडियम पोटेशियम लगा दोगे आप तो, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टीयरिक जो है 17C17H35 वाला COO-। ध्यान रखना, हमें COO- को बिल्कुल अलग करके लिख रहा हूं, इसलिए C17H35। आप देख लो 17 कार्बन के अकॉर्डिंग कितने हाइड्रोजन होने चाहिए अल्केन में, सर CnH2n+2 होता है, तो होने चाहिए 7 × 2 + 2, हाँ या ना। तो कितना हुआ बोलो, 36, हाँ या ना, 35 है, सही है। मतलब अरे ये 17 कार्बन वाला जो अल्केन है उसका अल्काइल ग्रुप है, हाँ या ना, सही है बात। ये 17 कार्बन वाले ये अल्केन का नहीं, अल्कीन का है, क्योंकि देखो C17 अगर 17 के अकॉर्डिंग H होते तो 35 होते, अल्काइल ग्रुप में 33 ही है, 2 हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड है।
और वो डबल बॉन्ड C9 और C10 के बीच होता है। कार्बन नंबर 10 मतलब कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के बीच होता है वो डबल बॉन्ड, और वो डबल बॉन्ड सिस होता है। वो डबल बॉन्ड क्या होता है बेटा? सिस होता है। किसमें? सोडियम ऑलिएट में। ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता रहा हूं मैं तो। C15H31, तो घबरा जाओ सर इतना कैसे? हाँ 15 के अकॉर्डिंग होने चाहिए, 32 है 31, तो ये 15 कार्बन का हुआ। तो ध्यान रखना स्टीरिक में ये सब में C+O- को बाहर निकाल के याद कर लेना कि स्टीरिक वाले में C17H35 मतलब 17 कार्बन का अल्काइल वाला, इसमें ओलिक में 17 कार्बन का अल्कीन वाला, और इसमें बोलो 15 कार्बन वाला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बेसिकली कोई सोप है उसको बनाना है तो क्या किया जाता है बेटा? जो फैटी एसिड के ग्लिसराइल एस्टर होते हैं, ठीक है ना, मतलब ग्लिसरॉल के एस्टर कुल मिला के, हाँ या ना, फैटी एसिड के ग्लिसरॉल का एस्टर, मान लो कोई ग्लिसरॉल है, उसने जो स्टीरिक एसिड होता है उसके साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? ग्लिसराइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड, मतलब ग्लिसराइल एस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड, ग्लिसराइल एस्टर ऑफ ओलिक एसिड, ग्लिसराइल एस्टर ऑफ पामेटिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली सोप बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो फैटी एसिड के ग्लिसराइल एस्टर होते हैं उनको एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है, कुल मिला के हाइड्रोलाइसिस किया जाता है बेसिक मीडियम में, हाँ या ना। तो उससे क्या होता है बेटा? सोप बनता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सफनिफिकेशन। बेसिकली सीधी बात, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर को कहते हैं सफनिफिकेशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं साबुनीकरण, साबुन बनाने की प्रक्रिया। आओ बात करते हैं। ये रहा, देखो दिख रहा है, मैंने कहा था आपको ये C17H35 C+O- मतलब COOH वाला क्या दिखता है? स्टीरिक एसिड। ये स्टीरिक एसिड स्टीरिक एसिड स्टीरिक एसिड का ट्राइग्लिसराइल एस्टर है, हाँ या ना। तो दिख रहा ये वाला, ये आपका ग्लिसरॉल वाला पार्ट दिख रहा है इधर इधर इधर, और ये स्टीरिक एसिड वाला, तो उसका एस्टर हो गया। तो ग्लिसराइल एस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड, इसे ही कहा जाता है फेट। ठीक है, यही फैट है। अब इसका क्या किया जाएगा? बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट कर दिया अपन ने, तो हीट करने पर क्या होगा? बोलो, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और हाइड्रोलाइसिस तो आपको बचपन से ही पता है, हाँ या ना। ये देखो इधर HOH, इधर से करो HOH, इधर से करो HOH, पढ़ते आ रहे हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो COOH बनेगा वो बेसिक मीडियम में कहां चला जाएगा? COO- में। तो ये बन गया, देखो C17H35 COONA, इसे क्या कहते हैं? सोडियम स्टीरिएट। यही है बेटा सॉप, यही है साबुन। ठीक है, और निकल जाता है क्या? ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन भी जिसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है साबुन बनाने की प्रक्रिया। अब आगे की बात करते हैं। अब बेसिकली जो सॉप्स होते हैं ना बेटा, वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते। ठीक, क्यों नहीं करते? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। जब अपन सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट वहां मतलब हार्ड वाटर में यूज में लेते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हैं वो उनके साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट्स बनाएंगे, हाँ या ना। तो यही कर रहे हैं, दीज आयंस फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉप्स respectively when sodium and or potassium soaps are dissolved in hard water. हार्ड वाटर में डिसॉल्व करते ही सोप्स के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिएक्शन कर जाते हैं और क्या बना देते? बोलो, इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीरिएट या इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट्स, मतलब सॉप्स। समझ आई बात? जैसे C17H35 COONA, ये एक सॉप है, कैल्शियम आयन मिला CaCl2, कैल्शियम +2 आयन मिला, तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये तो NaCl तो बाहर हो गया, और इधर से C17H35 COO का होल ट्वाइस Ca। बस समझ आ गई? क्लियर? ये इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए हार्ड वाटर में हम सॉप्स को यूज नहीं कर सकते। बट अगर हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की बात करें तो सिंथेटिक डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी यूज में आते हैं और सॉफ्ट में भी यूज में आते हैं। एग्जैक्टली सिंथेटिक डिटर्जेंट कंप्लीटली सॉप्स की प्रॉपर्टी ही रखते हैं, हाँ या ना। अब सबसे पहले आप इनके टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। एनायनिक डिटर्जेंट्स, क्या? एनायनिक डिटर्जेंट, ऑब्वियसली बात है, एनायनिक डिटर्जेंट बोला गया है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहना चाहते हैं? सुनो, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल, मतलब या तो लंबी चेन वाले अल्कोहल के सल्फोनेटेड सोडियम सॉल्ट हो, या फिर हाइड्रोकार्बन, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके सल्फोनेटेड सोडियम सॉल्ट हो। फॉर एग्जांपल, पहले अल्कोहल का बता रहा हूं, ये लॉरियल अल्कोहल कहलाता है बेटा,
हाँ या ना, लोरियल अल्कोहल। कितने कार्बन वाला है ये? 10, 11, 12 कार्बन वाला बिल्कुल स्ट्रेट चेन अल्कोहल कहलाता है लोरियल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन मैं H2SO4 से करा रहा हूं, तो यहां से H और H2SO4 का एक OH वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो बन जाता है OSO3H, लोरियल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, अब जब मैं इसको एल्कली के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो यहाँ एसिड बेस हो जाती है, ये H+ जो है वो OH- लेकर भाग जाता है। ठीक है, तो फिर यहां पे क्या बन जाता है बोलो? सोडियम सोल्ट बन गया, तो सोडियम लोराइल मतलब लोरियल सल्फेट, हाँ या ना। और इसे ही कहा जाता है एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, दिख रहा है एनायनिक पार्ट आपको यहां पर, इसे ही कहा जाता है बोलो क्या? सोडियम लोरियल सल्फेट। ये एक एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है, तो ध्यान रखना सोडियम लोरियल सल्फेट एक एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है। ऐसे भी ध्यान रखना और ऐसे भी रखना कि ये लॉन्ग चेन वाले अल्कोहल या लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटेड सोडियम सॉल्ट होते हैं। दोनों तरीके से ध्यान रखना, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसी साल पूछा गया 2020 में। ठीक है, अब देखना यहां पर केटायनिक डिटर्जेंट से आया था क्वेश्चन। ये देखो 2 डेकाइल बेंजीन ले लिया, ठीक है, दिख रहा है 2 डेकाइल, ये 12 कार्बन के साथ बेंजीन हो गया, 2 डेकाइल बेंजीन। इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराई, हमें पता है वहां CH2 लगा हुआ है, प्लस H लगाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, सल्फोनेशन हो जाएगा, पैरा पर मेजर SO3H बन गया। इसे क्या कहेंगे? 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जैसे ही अपन एल्कली डालेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये H+ जो है ये उड़ जाएगा और बन जाएगा सोडियम सॉल्ट, तो ये बना था 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसे क्या कहेंगे बोलो? सोडियम 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। समझ आ गई? तो ये जो सल्फोनेट वाले हैं ना, इसे अपन कौन सी कैटेगरी कर रहे हैं बोलो? सल्फोनेट वाले सोडियम सॉल्ट कौन सी कैटेगरी? एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट घरों में काम आएंगे, टूथपेस्ट में भी यूज किया जा सकता है, और इनका जो एनायनिक पार्ट है ना वही क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज कैटायनिक डिटर्जेंट्स। कैटायनिक डिटर्जेंट बेसिकली क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं अमाइंस के क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, और अनायन की फॉर्म में एसीटेट प्रेजेंट रह सकता है, ब्रोमाइड क्लोराइड प्रेजेंट रह सकता है एनायन की फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? कैटायनिक डिटर्जेंट जो हैं वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं अमाइंस के, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। एनायन क्लोराइड ब्रोमाइड एसिड रह सकता है। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये क्या दिख रहा है आपको? इसमें ये जो प्लस है ना बेटा, ये नाइट्रोजन पर रहता है। कैटायनिक पार्ट में नाइट्रोजन पे तो प्लस रहता है, और इधर हाइड्रोकार्बन में एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कैटायनिक पार्ट में नाइट्रोजन पे प्लस और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन रहता है। इसका नाम है बेटा सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो अमोनियम वाले अगर आपको दिखेंगे तो वो कैटायनिक हैं, और सल्फोनेट वाले आपको दिखेंगे तो वो एनायनिक हैं। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई यहां तक? ध्यान रखना। तो इसमें सिटाइल मतलब ये सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड में इधर तो ये CH3 CH2 का होल 15 होता है, और नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल लगे होते हैं 15। ठीक है, तो ये होता है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर। इसका यूज क्या है? हेयर कंडीशनर में यूज किया जाता है। ध्यान रहेगा, ये पता होना चाहिए कि कौन से डिटर्जेंट में क्या एग्जांपल्स है, मतलब कौन से आते हैं इस कैटेगरी में, ये इन लाइंस के साथ आपको, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वन नॉन आयनिक, ना उसमें केटान होगा ना एनान होगा, न्यूट्रल। ठीक, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? ये या तो ये लॉन्ग चेन ईथर डेरिवेटिव्स होते हैं, या फिर लॉन्ग चेन एस्टर्स ऑफ अल्कोहल और फिनोल्स होते हैं, या तो ये लॉन्ग चेन ईथर डेरिवेटिव्स है जैसे कि ये नीचे बना हुआ, हाँ या ना, ये ईथर डेरिवेटिव, या फिर ये एस्टर होते हैं अल्कोहल या फिनोल के, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स मतलब लॉन्ग चेन एस्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। फॉर एग्जांपल यहां मैं स्टेरिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा रहा हूं, किससे? एक अल्कोहल से, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से। तो आपको पता है यहां से OH, यहां से H, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकलने से ये बना। ठीक है ना, ये पूरा है बेटा ना, ये इसके बाद मैंने नीचे लिख दिया है, तो इसी को ही बेटा कहते हैं कि अपन नॉन आयनिक डिटर्जेंट कहते हैं। और एक बात अगर आप मैं आपको खास बात बताऊं तो जरा सुनना, इसमें बेसिकली इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूं, देखना ये बेसिकली ये बनने वाला है CH3 CH2 का होल 16
COO CH2O का होल N और फिर उसके बाद CH2CH2OH है ना, लाइन से चल रहा है बेटा, है ना, CH2CH2OH। तो इसमें बेटा आपको पूछ लिया जाए हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पार्ट बताओ, तो ये होता है बेटा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोफोबिक, समझ रहे हो ना, हाइड्रोफोबिक। और ये पूरा, ये इतना, समझ रहे हो, इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक, क्योंकि ये पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। समझे कि नहीं समझे बात को? इसमें भी जैसे इसमें पूछा जा सकता है बताओ हाइड्रोफोबिक कौन सा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बोलो हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। और ये इसके बाद हाइड्रोफिलिक, पूरा है ना, इधर हाइड्रोफिलिक, ध्यान रहेगा। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक, ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं भी हाइड्रोफिलिक। कर लोगे, समझ आए? और नॉन आयनिक डिटर्जेंट आराम से दिखेंगे, नॉन आयनिक होते हैं, नाम लिख दे तो ध्यान रखना कि भैया ये ईथर्स डेरिवेटिव होंगे या फिर फिनॉल या अल्कोहल के एस्टर्स होंगे। इनका यूज लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट्स। ठीक है, बताइए आपको ये क्या होता है। नेक्स्ट, ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनब्रांच्ड चेन कैन बी बायोडिग्रेडेड मोर इजीली। बेसिकली क्या होता है, डिटर्जेंट का यूज तो काफी है, लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट में जो लॉन्ग चेन है वो अगर ब्रांच्ड चेन हुई, हाईली ब्रांच्ड हुई, तो फिर उसका बायोडिग्रेडेट करना इतना आसान काम नहीं है, हाँ या ना। तो फिर वो मतलब बहता चला जाता है नदियों में, तालाबों में, फिर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है, हाँ या ना। तो फिर उसको बचाने के लिए हमें जो डिटर्जेंट यूज करने हैं वो ऐसे यूज करने हैं जो मतलब ब्रांचिंग वाले न। तो जो अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड वाले मतलब अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन वाले जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से बायोडिग्रेडेड हो जाते हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा। और इसी के साथ आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर समाप्त होता है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, आप इसे करें, बहुत आसानी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।